बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। तो बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित आपके पॉलिटिकल साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म हो, टर्म 1 हो, एनुअल, फाइनल, टर्म 2, हर एक एग्जाम के लिए संघवाद के इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो निकल सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन होने वाले बच्चों जो इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार पेपर में आते ही आते हैं, उन क्वेश्चन को एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। बस आपने करना क्या है, आपने आज का जो हमारा ये सेशन है, एपिसोड है, इसे कंप्लीटली एंड तक देखना है। और इसको एंड तक देखने के बाद में आपके एग्जाम के लिए संघवाद के इस चैप्टर की बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने एक बेसिक से क्वेश्चन से, जो कि है कि संघवाद का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया ज्यादातर, ठीक है भाई। संघवाद का मतलब क्या? तो बेसिकली देखो, अगर हम संघवाद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संघवाद का शाब्दिक अर्थ होता है संगठित रहने का विचार, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं उसको संघवाद कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो आप सभी को पता है टोटल 28 राज्य। तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पे कि 28 राज्य यानी कि दो से अधिक है, तो ये 2 से अधिक जो राज्य है जब ये आपस में मिलकर रहते हैं तो इसको बोलते हैं हम संघवाद। आपसे एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो संघीय राज्य की व्यवस्था थी, ये सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे अमेरिका में। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अब देखो, जब हम संघवाद की बात करते हैं तो इसमें हम 2 तरीके की सरकार की बात करते हैं, ठीक है। एक होती है केंद्रीय, ठीक है, और एक होती है राज्य। अब केंद्र का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा देश होता है। लेकिन जो राज्य यानी कि हम प्रांतीय कहते हैं, उसका क्षेत्र क्या होता है? कोई एक राज्य होता है, ठीक है। अब केंद्रीय जो होता है ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो राष्ट्रीय हित के विषय होंगे, ठीक है, राष्ट्रीय हित के जो विषय होंगे उन पे कानून बनाएगा। लेकिन राज्य क्या होगा? ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो विषय होंगे उस पे कानून बनाएगा। केंद्र जो है वो संघ सूची पे कानून बनाती है और राज्य जो है वो राज्य सूची पे कानून बनाती है। जब दोनों के बीच में कभी विवाद हो जाए तो सुलझाता कौन है? तो न्यायपालिका सुलझाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी को अगर आपको समझना है लिखा हुआ तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई संघवाद जो है वो एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होती है। एक होती है केंद्रीय यानी कि संघीय जिसे कहते हैं, दूसरी होती है प्रांतीय यानी कि जिसे हम राज्य कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय यानी संघीय जो होता है इसका कार्यक्षेत्र पूरा देश होता है और इसके जिम्मे पूरे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जो कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, ठीक है। प्रांतीय सरकार का एक अपना कार्यक्षेत्र होता है, जैसे 28 राज्य हैं तो 28 प्रांतीय सरकार है, ठीक है, एक एक राज्य की। राज्य सूची के विषय पर यही कानून बनाते हैं। कभी विवाद होता है दोनों के बीच में तो न्यायपालिका इसको सुलझा दिया करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आनी क्या भाई। हाँ, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से पढ़ सकते हैं डिस्क्राइब दी फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का क्या मीनिंग है आप पहले वो समझ लीजिए, और बाकी के जो जो पॉइंट मैंने अभी आपको हिंदी में बताए हैं वही आप इजीली यहाँ से इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रश्न आपसे ज्यादातर 4 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है। ये प्रश्न आपसे 4 मार्क्स में ज्यादातर पूछा गया। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 का वर्णन करें, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया, ठीक है, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया इसका वर्णन करो, या फिर जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 का वर्णन करो, ठीक है भाई। तो बेसिकली देखो हुआ क्या था, जब हमारा जो भारत देश है ये जब आजाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय आप सभी को पता है तकरीबन 565 रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। उसमें से एक रियासत थी जम्मू कश्मीर। ये क्या चाहती थी कि हम भारत में मिलेंगे नहीं, अपना अलग देश बना लेंगे, ठीक है। लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से इसे मिलाया गया, तो इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा मांगा। अब इस विशेष राज्य के दर्जे में इसने बहुत सारी बातों को भारत से मनवाया। क्या क्या कहा, क्या क्या इसको मिला विशेष राज्य के दर्जे के रूप में, क्या अनुच्छेद 370 में कहा गया वो देखिए। सबसे पहले ये बात कही गई कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से ज्यादा स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को मिलेगी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, केंद्र सूची यानी कि जिसमें हमारी पूरे देश की सरकार बनाती है, और संवैधानिक सूची जिसमें
जैसे जम्मू कश्मीर की और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर जब बनाती है, ठीक है ना, तो ये एक होता है। तो केंद्र सूची के संबंध में यानी केंद्र सरकार के संबंध में वो जो भी कानून बनाएगी उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने से पहले वहां का जो मुख्यमंत्री है उससे क्या करनी होगी, सहायता लेनी होगी, यानी सहायता नहीं, बेसिकली सहमति लेनी होगी, पूछना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ये कि हमारे संविधान में एक शब्द है आंतरिक अशांति, ठीक है, तो इसके आधार पे आप जो है वो आपातकाल लागू कर सकते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर ने कहा कि अगर हमें आपको अगर हमें मिलाना है ना अपने देश भारत में, तो हमें जो है आप इस तरीके से हमारे राज्य में कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पे लागू नहीं कर सकते। अगर वहां पे आंतरिक अशांति के आधार पे हम लागू करेंगे ना, तो वहां पे हमेशा आप सभी को पता है आतंकवादी रहते हैं, ठीक है। आप मोस्टली जो है पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वहां पे क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से आए दिन जो अलगाववादी आंदोलन वो भी चलते रहते हैं, तो वहां तो डेली आपातकाल लगेगा। तो इसीलिए पहले जम्मू कश्मीर ने बोल दिया था कि नहीं भाई, हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे, तो इसीलिए कहा ये स्वायत्तता भी उसे मिल गई। तीसरा ये, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होंगे, यानी कि राज्य को कुछ अहम कार्य दिए जाते ताकि नागरिक और विकास कर सके, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, पांचवा ये कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। यानी कि देखिए अनुच्छेद 368 जो था इसमें यह कह दिया गया कि यदि जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई संशोधन किया जाना है, ठीक है, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर से सहायता लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आप सभी को पता है वर्तमान के समय में अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अब ये क्षेत्र एक विशेष राज्य नहीं बचा, बल्कि अब ये राज्य भी नहीं रहा, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या दिमाग लगाया हमारे प्रधानमंत्री ने कि इसको विशेष राज्य से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब ये कहा जितना तुमने आजादी ली है ना, उसको अब हम लेंगे आजादी, ठीक है ना, अब हम तुमको केंद्र शासित बना देते हैं। और आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेशों के निर्णय कौन लेती है, केंद्र सरकार लेती है। तो यानी कि अब जम्मू कश्मीर के निर्णय कौन लेगी, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी। तो एक तरीके से 377 वर्तमान में खत्म हो चुका है और अब ये एक विशेष राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ओके बच्चों, समझ गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से पढ़ सकते हैं आर्टिकल, डिस्क्राइब द आर्टिकल 370 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो है क्या बेसिकली इसमें, जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन स्पेशल स्टेटस बाय आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये पॉइंट है भाई, इस संबंध में आप ये पढ़ लो और नोट आपको जरूर लिखना है, वर्तमान में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये अब खत्म हो चुका है। ओके बच्चों, चलिए देखिए अभी तक हमने अपना चैप्टर जो है वो तकरीबन 20% कंप्लीट किया है और आई होप आपको अभी दो क्वेश्चन जो मैंने समझा वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके बताना वीडियो के एंड होते ही कि यस सर आपको जो भी आपने जो भी हमें समझा वो समझ में आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है कि हमारा जो भारतीय संघवाद है इसका विकास कैसे हुआ या फिर एक तरीके से इसकी विशेषता के संबंध में क्या है बेसिकली, ठीक है भाई। तो देखो भारत में अगर हम संघवाद की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 1 इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ का मतलब क्या है बच्चों, राज्यों का संघ, यानी कि कई राज्यों मिलकर एक संघ बनाते हैं, यानी कि एक देश बनाते हैं, ठीक है ना। तो राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का एक देश या संघ कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो हुआ क्या था कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, यानी कि जब भारत को आजादी नहीं मिली थी उस समय जो भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, उस समय भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों तथा विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर बांटना जरूरी था। यानी कि जब अंग्रेजों को हमें उखाड़ फेंकना था भारत से, उस समय हम क्या देख रहे थे कि यदि हमें भारत पे आने वाले समय पे जब ये स्वतंत्र हो जाएगा अंग्रेजों से, तब हमें शासन करना है, तो शक्तियों को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक जो कि केंद्र रहेगा और प्रांतीय स्तर पे, और विषय भी ऐसे ही रहेंगे ताकि देश को केंद्र सरकार चलाए, देश के लिए जो है कानून जो वो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। वही प्रांतीय जो राज्य रहेगा वो बनाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए ये भी कहा गया था कि प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि वो अपने आप को खुद से शासित कर सके। इसलिए भारत में संघवाद को अपनाया जाना जरूरी समझा गया। और जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, जब भारत आजाद होता है तो आप सभी को पता है जब भारतीय संविधान बनाया जाता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा इस बारे में,
जब भारतीय संविधान बनाया जाता है तो उसमें संघवाद अपनाया जाता है। ठीक है, अब ये चौथा हो गया। अब जब वर्तमान में संघवाद आप देखेंगे तो संघवाद के तहत भारत जो है, इसमें देखेंगे आप तो 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और बात करते हैं कि टोटल कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो भारतीय संविधान में जितनी भी शक्तियां दी हुई हैं उसको बांटा हुआ है दो तरीके से, एक केंद्र के लिए और एक किसके लिए, राज्य के लिए। और कभी कभार इन दोनों के बीच में जब टकराव हो जाता है तो सुधारने के लिए कौन क्या होती है, न्यायपालिका होती है। अब एक चीज है कि हमारे भारत का जो संघवाद है ना, वो वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी ऐसे देशों के संघवाद से काफी अलग है। क्योंकि देखो अमेरिका के अगर हम बात करें तो यहाँ पे संघवाद तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है वो अपनाई गई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ज्यादातर फैसले वही लेते हैं, मोस्टली वही आते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे, वही बातें करते हैं। वहां पे कोई राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होता, बल्कि अगर होता भी होगा डज नॉट मैटर, लेकिन जो मेन बंदा है सरकार की जिसके पास शक्तियां हैं वो कौन है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भारत में संघवाद का उदय कैसे हुआ। बेसिकली जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो उस समय जितने आंदोलनकर्ता थे, जितने बड़े बड़े नेता थे, उनको ये लगा कि हमें शक्तियों का बंटवारा दो तरीके से करना चाहिए, एक केंद्र और प्रांत में। ठीक है, और ये भी कहा कि अगर हम जब संघवाद अपनाएंगे तो बाकी जो भाषाई लोग हैं, अन्य जो भाषा विविधता वाले, क्षेत्रीय विविधता वाले लोग हैं, वो भी अपने राज्य को चला सकेंगे। तो इसीलिए जब भारतीय संविधान बना तो ये अपना लिया गया और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा दो तरीके से कर दिया गया और कभी विवाद होता है तो ये सुलझा लिया जाता है। और भारत का संविधान, भारत का संघवाद जो है वो थोड़ा सा अलग है, ये सिंपल है। ओके बच्चों, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब दी फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया मतलब फेडरलिज्म को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन बेसिकली जो है वो मेनली आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाए। ठीक है, और ये आपसे 4 मार्क्स में एक ही बार पूछा गया, लेकिन 2 मार्क्स में 3 से 4 बार पूछा गया। ठीक है ना, तो आप इसे 2 या 4 मार्क्स के संबंध में समझ सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, यानी कि भारतीय संविधान जो है इसके कौन कौन से लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये एक संघात्मक व्यवस्था है, क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है भाई संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। कितनी भी शक्तियां हो, चाहे संसद हो, कार्यपालिका हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, कोई भी हो, कोई भी शक्ति देश के संविधान से बढ़कर नहीं है। हर एक बंदे को, हर एक पद के अधिकारी को संविधान के दायरों के अंदर रहकर ही कार्य करने हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट विशेषता। दूसरी ये है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जैसे शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची जिसमें 97 लगभग विषय हैं, राज्य सूची जिसमें लगभग 67 विषय हैं, और समवर्ती सूची जिसमें लगभग 47 विषय हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको इन तीनों सूची के विषय क्या क्या है वो भी आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सूची वाला आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो क्या समझ में आ गया कि शक्तियों का बंटवारा 3 तरीके से। तीसरी है संशोधन प्रणाली। बेसिकली देखो भारत जो है ये संघीय प्रक्रिया, संघीय देश है बेसिकली, तो इसमें क्या है संघीय प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसके तहत भारत में जो केंद्र सरकार है, यानी कि जिसे हम संसद कह सकते हैं, तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है समय आने पर। ठीक है, इसके बाद में 3 स्तर की सरकारें हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार आती है, राज्य स्तर की आती है, और जो स्थानीय शासन हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है वो आ जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें। ओके भाई, समझ में आ गया आप सभी को। संघात्मक यानी कि जो इसको जोड़ कर रखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहली संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, संशोधन प्रणाली और 3 स्तर की सरकार। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं कि राइट दी फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट, सेकंड डिवीजन ऑफ पावर्स, तीन पार्ट में, अमेंडमेंट सिस्टम किसके पास में रहेगा, एंड थर्ड कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, ये फेडरल फीचर दर्शाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, चलिए दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ये है एकात्मकता, यानी कि अभी हमने देखा था जो इसके संघात्मक लक्षण को दर्शाए ये 4 मार्क्स में आएगा, एकात्मकता वाला ये 6 मार्क्स में ज्यादातर जाता है। ठीक है ना, ज्यादातर ये 6 मार्क्स में आता है बच्चों। यहां से समझेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण 1 नहीं, 2 नहीं, 15 से 20 है। ठीक है, जिसमें से आपको जो जो मेन है
वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहला होता है, सबसे मेन होती है एकहरी नागरिकता। ठीक है, एकात्मकता क्या दर्शाती है? एकहरी नागरिकता। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जी एकहरी नागरिकता क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि भारत का संविधान ने ये कहा हुआ है कि भारत का जो नागरिक है वो केवल किसी एक देश की नागरिकता ले सकता है, यानी कि वो एक देश का नागरिक बन सकता है। ठीक है, और साथ ही नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, उसको भी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि शक्ति विभाजन में संघीय यानी कि जो केंद्र है इसकी तरह अधिक झुकाव, यानी कि ये जो एकात्मकता है वो इसमें ये बताया जाता है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार है, तो उसमें केंद्र जो है, जो संघ की सरकार है, उसे ज्यादा शक्तियां दी। ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी ये है कि चाहे संघ हो यानी कि पूरी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इन दोनों को ही अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी जो शक्तियां हैं, वो किसके द्वारा मिली हैं? संविधान के द्वारा मिली है। ठीक है, और इनके लिए एक ही संविधान है। ओके, चौथा ये है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में नाम से परिवर्तन कर सकती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघीय जो सरकार है, ये क्या कर सकती है? जितने भी राज्य की सीमाएं होती हैं इनको इनके नाम में परिवर्तित भी कर सकती है। ठीक है, पांचवा है एकीकृत न्यायपालिका। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जितनी भी न्यायपालिका है, ठीक है ना, वो ऐसी न्यायपालिका है जिस पर किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं होता है, और उसके लिए जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, संसद का व्यक्ति हो, नॉर्मल आम चोरी करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये दर्शाता है। यहाँ पे वैसे एकीकृत की जगह यहाँ पे स्वतंत्र और लिखा होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र तथा एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है बच्चों। छठा, कि आपातकाल के समय पर ज्यादातर देखा जाता है कि केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जब किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा तो शासन व्यवस्था ऑटोमेटिक ठप हो जाएगी, तो संभालेगा कौन उसको? केंद्र सरकार संभालेगी। ठीक है, ये चीज है। सातवां ये है कि राज्यों के स्तर पे अगर हम देखते हैं तो राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसकी अहम भूमिका होती है। वही केंद्र के स्तर पर अगर हम देखें तो ये क्या दर्शाता है? राष्ट्रपति की भूमिका। ओके, आठवां क्या है कि एकहारी, क्या है? एक हरी प्रशासकीय व्यवस्था जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती हैं, आईएएस आईपीएस, तो ये क्या दर्शाती हैं? ये हमारे भारतीय संविधान की एकात्मकता के लक्षणों को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसे आप अब अपने तरीके से समझ सकते हो, जैसा मुझे अच्छा लगता है, जैसे आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, उतना इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं इसी को, कि राइट द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है? हाँ, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर हाँ यूनिटरी बेसिकली ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो क्या क्या है देख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप सभी बच्चे आसान तरीके से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक ऐसे क्वेश्चन की जो ज्यादातर आपके पेपर में आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। क्वेश्चन आएगा भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, संघीय व्यवस्था यानी कि जिसमें दो तरीके की सरकार होती है, एक केंद्र और एक होती है राज्य की। ठीक है, तो ऐसी जो व्यवस्था है भारत की, इसमें क्या तनाव है, क्या संघर्ष है, क्या विवाद है, ये मैं समझा। तो विवाद है टोटली 4 तरीके के, 4 से 5 है बेसिकली। पहला विवाद है अधिक स्वायत्तता की मांग को लेकर, क्या क्या अभी आपको आगे समझाऊंगा। दूसरा है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन को लेकर। तीसरी जो तनाव है, जो विवाद है, वो नए राज्यों की मांग को लेके, और चौथा है अंतर्राज्यीय विवाद। एक और विवाद आएगा जो कि आपको आगे बताऊंगा, विशेष वाला, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ विवाद है जिसमें केंद्र और राज्य को लेकर हमेशा विवाद बने रहते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के तनाव के बारे में। ओके, पहला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे हम बात करेंगे अधिक स्वायत्तता की मांग। तो स्वायत्तता की मांग यानी कि समय समय पर क्या होता है कि अनेक राज्यों ने या फिर अनेक राज्यों की जो पार्टियां होती हैं, इन्होंने हमेशा केंद्र से अधिक ताकत पाने के लिए, या फिर केंद्र से अधिक नहीं तो कम से कम थोड़ी और ज्यादा स्वायत्तता की मांग की है, जिसमें सबसे पहले ये मांग करते हैं वित्तीय स्वायत्तता की, यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता की। राज्यों का ये कहना है कि उनका जो पैसे का साधन है, आय का जो साधन है, वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है, उनका नियंत्रण भी कम है उन पे। इसलिए चाहते हैं कि केंद्र के मुकाबले अगर इन्हें ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम थोड़ी और स्वतंत्रता दो, ताकि वो अपने राज्यों की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। ठीक, दूसरी आती है प्रशासनिक स्वायत्तता। तो कई बार राज्यों में भी आप देखते हैं कि केंद्र सरकार कार्य करने के लिए आ जाती है, कुछ जो नीतियां होती है उस पर फैसले लेती है। तो इसी मामले में जो राज्य होते हैं वो कहते हैं
कि भैया शक्ति विभाजन के रूप में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, राज्य को कम दिया गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दैनिक कार्यों के लिए जो राज्य है उसे उतनी शक्तियां तो मिलनी चाहिए ना जितना उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी मांग करते हैं। तो पहले क्या हो गई भाई, स्वायत्तता की मांग को लेकर एक वित्तीय और एक प्रशासनिक। दूसरी जो है वो आ जाती है नवीन राज्यों की मांग। ठीक है, दूसरी क्या आती है, नवीन राज्यों की मांग। बेसिकली देखो, भारतीय संघीय व्यवस्था में हम सभी को पता है कि समय समय पर नवीन राज्यों की मांग उठाई जाती रही। आपने देखा होगा जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तकरीबन 1956 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, आजाद तो 47 में हो गया था, मैं 1956 की बात कर रहा हूँ, जब वो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके तहत 14 राज्य थे। ठीक है ना, 14 राज्य थे और टोटल जो वो 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन धीरे 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 आप अगर आज देखिएगा 2022 के समय पे, सॉरी 2023 के समय पे, 22 तो चला गया, ठीक है, 23 के समय पे, तो इसमें टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये किस लिए हुआ है, क्योंकि समय समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रही है। किस आधार पे, ये भाषा के आधार पर उठती रही है, ठीक है, ये धर्म के आधार पर भी उठती रही है, तो ये सारी चीजें। और धर्म के आधार पर तो देश ही टूट गया था, पाकिस्तान नया देश बन गया, ठीक है ना, याद होगा आपको। ठीक, तीसरा आता है अंतरराज्यीय विवाद। बेसिकली संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद बना रहता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेलगांव को लेकर, बेलगांव को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद है, और ठीक है, फिर एक नदी को लेकर विवाद है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक, चौथा आता है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। बेसिकली देखो, राष्ट्रपति जो है ये राज्य सरकारों से जब परामर्श नहीं भी करते हैं, ठीक है, पहले तो परामर्श लेते ही नहीं है, कभी मन किया तो ले लिया, नहीं तो डज नॉट मैटर। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य की सरकार से परामर्श किए बिना ही राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त कर देता है, जो कि दैनिक कार्यों में कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। यानी कि देखो, राष्ट्रपति जो जैसे एक राष्ट्रपति होता है वो देश के लिए जो अहम फैसले होते हैं उस पर हस्ताक्षर करता है, ठीक इसी तरीके से जो राज्यपाल है वो राज्य के संबंध में होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो बिना राज्य से पूछे उसको नियुक्त कर देता है, ठीक है, कई बार देखा गया है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार कई बार राज्यपाल पर दबाव डालती है और अनुच्छेद 356 के माध्यम से वहां पे अनुचित राष्ट्रपति शासन भी लगा देती है, जिससे राज्यों के कार्य जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। और सबसे आखिरी आता है बच्चों विशिष्ट प्रावधान। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 331 जहां तक, इसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सभी को कुछ कुछ मामलों में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगर मैं आपसे बात करूं अनुच्छेद 370 जैसा नहीं, 370 जैसा नहीं, हालांकि एक दो कुछ मामले हैं जिनमें इनको थोड़ा विशेष राज्य का दर्जा दिया है। टोटल जम्मू कश्मीर जैसा नहीं है, ठीक है ना, उससे अलग है ये बात। कि भाई समझ में आ गया आप सभी को किन किन बातों को लेकर विवाद है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, स्वायत्तता की मांग को लेकर, जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता आ जाती है। दूसरा है राज्यों की राज्यपाल की भूमिका को लेकर, नए राज्यों की मांग और अंतर्राज्यीय विवाद और विशिष्ट प्रावधान। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ से अपने प्रश्न को पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब द टेंशन है, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था डिस्प्यूट बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन फेड, नहीं, डिस्प्यूट इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है, डिस्प्यूट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है ना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, ये सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे पहला आता है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, पहले क्या आती है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जिसमें पहले फाइनेंशियल की बात करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। ओके, ये दो पार्ट आप लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगली जो है वो आ जाती है हमारी डिमांड फॉर, एक सेकेंड, हाँ, अगली आ जाती है हमारी डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस एंड द लास्ट रोल ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे आती है। ओके, चलिए अब बारी आती है सबसे आखिरी प्रश्न की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में मैं आपको समझा दूंगा कि संघ, राज्य और संवत्ति सूची ये क्या क्या होती है, कैसे कैसे इसमें विषय लिए जाते हैं, ठीक है। सारी चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, आसान तरीके से समझ जाएंगे। पहले हम बात करेंगे संघ सूची, ठीक है ना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संघ यानी कि देश, यानी कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, ठीक है, लगभग 99 विषय। अब राष्ट्रीय महत्व के विषय क्या हो सकते हैं, जैसे कि देश की रक्षा, ठीक है, विदेशी मामले, रेल हो सकता है, बंदरगाह, बैंक, खनिज, व्यापार, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इन संबंध में संघ सूची के मामले में कौन कानून बनाता है भाई, संसद बनाती है। ओके, सिंपल सा आपको समझ में आ गया संघ सूची क्या होती है। बेसिकली संघ सूची जो है इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं लगभग 99, ठीक है।
और कानून कौन बनाता है इस संबंध में? संसद बनाता है। ओके, दूसरी आ जाती है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है? इसमें क्षेत्रीय विषय होते हैं, यानी कि राज्य के विषय होते हैं। राज्य यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलुगु, तमिलनाडु, जो भी है, हर एक राज्य के जितने क्षेत्रीय विषय होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। लगभग 66 होते हैं। जैसे कि अगर एक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो पुलिस हो जाता है, न्याय हो जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब कानून कौन बनाता है इस संबंध में? तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो आके राज्य विधानमंडल का है। ठीक है, जैसे कि केंद्र में किसको होता है? संघ सूची में किसको होता है? संसद को होता है। इसी तरीके से राज्य सूची में राज्य विधानमंडल को होता है। और तीसरा जो है संवत्ति सूची, इसमें लगभग 47 से 52 विषय हैं, जैसे कि फौजदारी, विधि प्रक्रिया, समाज सुरक्षा। तो इस संबंध में कानून कौन बनाता है? राज्य और केंद्र सरकार जो है वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। क्या भाई आ गया समझ में आप सभी को? क्या है ये सारी चीजें? तो संघ सूची क्या है? जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं लगभग 99, जैसे रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, खनिज। संसद इसमें कानून बना पहला। दूसरा राज्य सूची, जिसमें राज्य स्तर के महत्व के विषय लगभग 66, पुलिस, न्याय, स्थानीय, ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। तीसरा है संवत्ति सूची, लगभग 47 से 52 विषय, फौजदारी, विधि प्रक्रिया, समाज सुरक्षा। इसमें कानून कौन बनाता है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि डिस्क्राइब दी यूनियन स्टेट एंड, देखिए यूनियन स्टेट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। तो सबसे पहले आप यूनियन को देख लीजिए, स्टेट लिस्ट को देख लीजिए, और कॉन्क्रीट जो लिस्ट है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, संघवाद, फेडरलिज्म, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप आपको सारे का सारा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, जितना आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ही ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। उसके बाद में आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करना। ठीक है, और साथ ही जो आपका कोई डाउट है, सुझाव है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपका फीडबैक का स्वागत किया जाए। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।